वेलकम टू टीएलपी इंस्टीट्यूट। आज हम इस वीडियो में क्लास 12th रसायन विज्ञान का सेट नंबर 6 CF सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमने पहले बताया, हम इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को लेते हैं जो आपके 2024 बोर्ड एग्जाम के सिलेबस में है। हमने उन प्रश्नों को छोड़ दिया है जो आपके सिलेबस में नहीं है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, तापमान से स्वतंत्र इकाई होती है। फर्स्ट का खा, तापमान से स्वतंत्र सांता की कौन सी इकाई होती है? तो आप ध्यान रखेंगे, जो भी सांता की इकाई ज्ञात करने के लिए आप आयतन का प्रयोग करते हैं वो सभी इकाइयाँ जो है तापमान पर निर्भर करती हैं। यानी आयतन नहीं होना चाहिए, ऐसे सभी सांता के मात्रक जिसमें आयतन आता है या आयतन का प्रयोग करते हैं निकालने के लिए, वो तापमान पर निर्भर करेंगी। तो नॉर्मलता में भी होता है, मोललता में। मोललता को आप क्या लिखते हैं? मोल, विलेय के मोल बट्टे विलायक का द्रव्यमान लिखते हैं। तो यहाँ द्रव्यमान का उपयोग किया जाता है, इसलिए जो मोललता है वो तापमान से स्वतंत्र इकाई होती है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, यहाँ पे आप आयतन का प्रयोग करेंगे, मोलरता में भी आप आयतन का प्रयोग करेंगे। इसलिए ये बाकी सभी जो बाकी तीन हैं ये सभी आयतन का प्रयोग की जाती हैं, इसलिए इन्हें हम कहेंगे कि ये जो है तापमान पर निर्भर करती हैं। ठीक है। अगला है, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का इकाई क्या होता है? प्रथम कोट की अभिक्रिया, आप किसी भी अभिक्रिया कोट के लिए अगर वेग स्थिरांक का मात्रक ज्ञात करना है, के की यूनिट ज्ञात करनी है, के की यूनिट आपको बतानी है, तो इसके लिए हम एक ट्रिक बताते हैं आपको। आप इसे याद रखिएगा, मोल प्रति लीटर या मोल अपान लीटर की पावर 1 - n और सेकेंड इनवर्स, जहाँ पे n क्या है? n क्या है? n आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है। n क्या है? अभिक्रिया की कोटि है। n अभिक्रिया की कोटि है। अभिक्रिया कोटि, ये अभिक्रिया कोटि है। जैसे आपसे पूछा गया प्रथम कोट के लिए, तो n के स्थान पर आप 1 रखेंगे। जब n के स्थान पर 1 रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? मोल प्रति लीटर 1 - 1 सेकेंड इनवर्स, और 1 - 1 का मतलब क्या हो जाएगा? 0। यानी मोल प्रति लीटर जो है उसकी घात 0 हो जाएगी, सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। और मोल प्रति लीटर यदि किसी भी संख्या की घात, किसी का भी घात अगर 0 होता है तो उसका मान कितना हो जाता है? 1। यानी आपका क्या बचेगा? केवल सेकेंड इनवर्स बचेगा, तो इसलिए इसका मात्रा क्या हो जाएगा? सेकेंड इनवर्स। अगला है, बेंजिल्डिहाइड से बेंजिल अल्कोहल। बेंजिल्डिहाइड से बेंजिल अल्कोहल अगर आपको बनाना है तो आप जानते हैं ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा एच नहीं होता है, वो तनु NaOH की उपस्थिति में क्या कर देते हैं? एल्कोहल और जो है उसी का साल्ट देते हैं। यानी साल्ट का जब हम जलयोजन कराएंगे तो उससे आप जो है अम्ल प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि जो बेंजिल्डिहाइड है, बेंजिल्डिहाइड का अगर तनु NaOH से अभिक्रिया कराएंगे तो पहले तो बेंजिल एल्कोहल बनाएगा, यह आपका बेंजिल एल्कोहल CH3 CH2OH बनेगा, और साथ में एक उत्पाद और प्राप्त होता है, सोडियम बेंजोएट। लेकिन इसमें पूछा गया था किससे प्राप्त होगा, तो आप कैनिजारो अभिक्रिया, ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जिनके पास अल्फा एच नहीं होता है वो कैनिजारो देते हैं, है ना। तो ये कैनिजारो का एग्जाम्पल है आपका, ये जो है ये उत्पाद है बेंजिल्डिहाइड। ठीक है। अभिक्रिया का नाम क्या है? कैनिजारो। अभिक्रिया का नाम क्या होगा? कैनिजारो। अगला है, हिंसबर्ग अपकर्मक क्या होता है? हिंसबर्ग अपकर्मक क्या होता है? बेंजिल सल्फोनिल क्लोराइड जो होता है वो हिंसबर्ग अपकर्मक कहलाता है। बेंजिल सल्फोनिल क्लोराइड जो होता है वो क्या कहलाता है? हिंसबर्ग अपकर्मक कहलाता है। C6H5SO2Cl, ये क्या है? बेंजिल सल्फोनिल क्लोराइड आपका हिंसबर्ग अपकर्मक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारक यानी कौन सा नाइट्रोजनी क्षार DNA में उपस्थित नहीं होता है? तो आप जानते हैं क्षार मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजनी क्षार जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्यूरिन और पिरामिडिन। मैं पूरा आपको बता दे रहा हूँ।
प्यूरिन और पिरामिडिन। प्यूरिन 2 प्रकार के होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, जबकि पिरामिडिन 3 प्रकार के होते हैं, थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। तो अब इसमें ध्यान क्या देना है आपको, जो थायमिन होता है, थायमिन केवल और केवल डीएनए में पाया जाता है, जबकि ये जो यूरेसिल होता है केवल और केवल आरएनए में पाया जाता है। तो आपसे पूछा गया था कौन सा क्षारक जो है डीएनए में नहीं होगा, तो जो ये आरएनए में पाया जाता है केवल कौन, आरएनए, यानी कि यूरेसिल आपका आंसर हो जाएगा। हमने नेट जो है ये आपका जेनेटिक मटेरियल अनुवांशिक पदार्थ का पार्ट है, ये आपके बायोलॉजी में भी है और केमिस्ट्री में भी है। इसके लिए हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप आई बटन पर क्लिक करके जा करके देख सकते हैं पूरा डिटेल वीडियो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर वर्ष जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, बायोलॉजी में भी और केमिस्ट्री में भी। अगला प्रश्न है, प्रासरण दाब को परिभाषित कीजिए। प्रासरण दाब क्या होता है? जैसा कि हमने बताया है, यदि आप 2 अलग अलग सांद्रता वाले विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग करो, ये मैंने एसपीएम बनाया, अलग अलग सांद्रता वाले विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा क्या करें, अलग करें, सेपरेट करें। मान लीजिए ए की सांद्रता ज़्यादा है, बी की सांद्रता क्या है, कम है, इसकी ज़्यादा है और बी की सांद्रता क्या है, कम है। तो जो विलायक के अणु होंगे ए से बी की तरफ स्वतः जाएंगे, तो आप बी विलयन की तरफ इतना दाब लगाओ कि ए के जो विलायक के अणु स्वतः जा रहे थे वो आना बंद कर दें, तो वही दाब जो होगा प्रासरण दाब होगा। तो वास्तविक प्रासरण दाब कौन सा था, वो विलायक के अणु एसपीएम पर जो दाब लगा रहे थे, जिस प्रवाहित हो रहे थे, जो दाब लगा रहे थे वही दाब है। तो उसको कैलकुलेट कैसे किया गया, बी पर अतिरिक्त दाब लगाया गया, जिससे क्या हुआ, ए से बी की तरफ जो स्वतः विलायक के अणु जा रहे थे वह रुक गए। तो हम विलायक विलयन पर लगाया गया वह दाब जो अर्धपारगम्य झिल्ली में विलायक के अणु के प्रवाह को तल में साम्य अवस्था स्थापित कर देता है, या फिर ऐसा हो जाए कि जितने अणु इधर से ए से बी जा रहे थे उतना ही बी से ए जाने लगे, यानी कि नेट किसी ना तो ए से बी जा रहा है ना बी से ए जा रहा है। तो क्या कहलाएगा, जो है आपका कहलाएगा प्रासरण दाब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रासरण दाब कहलाएगा, है ना। ये आपका क्या कहलाएगा, प्रासरण दाब कहलाएगा, है ना। अगला आपका आंसर देखिए, प्रासरण दाब, ये हो गया प्रासरण दाब। अब कैसे परिभाषित करेंगे, कैसे आप बताएंगे कि ये प्रासरण दाब जो है अणुसंग गुणधर्म है। देखिए, अगर आप अलग अलग 2 प्रकार के, मान लीजिए हमने एक NaCl लिया और एक लिया यूरिया NH2CO NH2, दोनों की सांद्रता हम सेम ले लेते हैं 0.1, या मान लीजिए हम ले लेते हैं 1 मोलर, ये भी 1 मोलर ले लें और ये भी 1 मोलर ले लें। तो आप जानते हैं NaCl जब जल में जाता है तो टूट करके 2 आयन बना लेता है, इसलिए उसका वन टॉप गुणांक जो है 2 हो जाता है। और यूरिया ना टूटता है ना जुड़ता है, इसलिए इसका वन टॉप गुणांक कितना होता है, 1 होता है। तो आप जब प्रासरण दाब निकालेंगे तो पाई इक्वल ICRT लगाएंगे, पाई इक्वल ICRT CRT। तो आप जब मान लीजिए रखते हैं, पाई निकालते हैं, तो क्या लिखेंगे, 2 × 1 गुणे R × T। जब इसका यानी कि यूरिया का प्रासरण दाब निकालेंगे तो 1 × 1 गुणे R × T, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये 2 RT आएगा, जबकि क्या आएगा, केवल RT आएगा। तो आप देख रहे हैं जो NaCl का प्रासरण दाब है वो 2 गुना है, किससे, यूरिया से। यूरिया का प्रासरण दाब है उससे NaCl का प्रासरण दाब 2 गुना है ना, 2 गुना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना ज़्यादा आयन जो है अणु होंगे उतना ही ज़्यादा उसका प्रासरण दाब होगा। तो इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि जो प्रासरण दाब है वो अणुसंघ गुणधर्म है। अणुसंघ गुणधर्म क्या होते हैं, ऐसे गुणधर्म या ऐसे कैरेक्टर्स जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं उन्हें हम अणुसंघ गुणधर्म कहते हैं। अर्थात अणु इसमें 2 हो गए, NaCl को जब डाला गया तो NaCl से 2 अणु प्राप्त हुए, एक तो Na+ और एक दूसरा Cl-। जबकि यूरिया को डाला गया तो इसमें यूरिया एक ही अणु में रहा, ये वियोजित नहीं हुआ। तो इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि जो
जो प्रासरण दाब है वो अणसंग गुणधर्म है। अगला क्वेश्चन है आपका 2 का गा, आयनों के स्वतंत्र अभिगमन, आयनों के स्वतंत्र अभिगमन के कोलाउस नियम को समझाइए। क्या होता है कोलाउस नियम, बताना है आपको। तो कोलाउस ने क्या बताया कि जब अनंत अंता कर दें, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के विलयन में, विद्युत अपघट्य के विलयन में इतना जल डाल दें कि जितने आयन थे उसके सब अपने सह आयन से अलग हो गए, अपने जुड़े हुए आयन से अलग हो गए, है ना। मान लीजिए Na सेल डाला आपने, तो Na अलग हो गया, सेल हो गया, जितने आपने इसमें अणु डाले थे सभी क्या हो गए, अलग हो गए। तो उसे कहा जाएगा अनंत तंता या अनंत तनुकरण। तो अनंत तंता पर प्रत्येक आयन जो होते हैं अपने सह आयन से स्वतंत्रतापूर्वक स्थानांतरित होते हैं, और जो इलेक्ट्रोलाइट का तुल्यांकी चालकता होती है या मोलर चालकता होती है उसमें अपना योगदान देते हैं। वह आयन भले किसी भी प्रकृति के हों जिससे वो जुड़े हों। जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रोलाइट है, अब इसमें इसका आप अनंत तनीकरण कर दिए, NaCl आपने लगाया, NaCl इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, वैद्युत अपघट्य है। तो आप अगर इसमें बिजली प्रवाहित करें, बिजली का तार डाल दें इधर से इधर, तो क्या होगा, Na+ जो होगा वो बिजली की दिशा में जाएगा, यानी कि करंट जिधर चल रही है, जो करंट इधर जाएगी उधर जाएगी, जबकि Cl जो होगा वो विपरीत दिशा में जाएगा। यानी ये दोनों की जो गति है, दोनों का जो घुमाव है, दोनों का जो गमन है वो स्वतंत्रतापूर्वक हो रहा है, कोई एक दूसरे पर निर्भर नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये आपको समझ में आना चाहिए कि कोलाउस ने ये नियम दिया था। दूसरा इसका उपयोग क्या है, कोलाउस ने बताया कि आप क्या कर सकते हो कि जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य हैं, जो सामान्यतः पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, उनका जो चालकता है आप प्रबल वैद्युत अपघट्य से निकाल सकते हो, जिस वैद्युत अपघट्य में उसकी अवयवी आयन उपस्थित हों। जैसे मान लीजिए आपको अनंत अंता पर एसिटिक अम्ल जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य है इसका चालकता चाहिए, मोलर चालकता चाहिए। तो इसमें कौन कौन से आयन हैं आप देख रहे हैं। इसमें आपको अनंत अंता पर अगर एसिटेट आयन का चालकता मिल जाए, प्लस में आपको अनंत अंता पर H+ की जो है चालकता मिल जाए, तो आपको एसिटिक अम्ल की चालकता मिल जाएगी। तो H+ कहाँ से मिल सकता है आपको, HCl से मिल सकता है, H2SO4 से मिल सकता है। मान लीजिए आपको दिया गया है HCl, तो HCl में क्या है, HCl में आपके H+ है और क्या है आपका Cl- है। इसी प्रकार से अगर हमने दूसरा NaOCH3 यानी सोडियम एसिटेट का दिया, तो इसमें कौन कौन से आयन हैं, इसमें आपका एसिटेट आयन है CH3COO- और Na। इसी प्रकार से एक हम और ले लेते हैं NaCl में Na आयन है, साथ में आपका कौन सा आयन है, Cl आयन है। तो ये सभी आयन इसमें उपस्थित हैं। अब आपको क्या चाहिए, आपको CH3COOH का चाहिए, है ना। तो आप क्या करें, आप HCl देखिए, CH3COOH में CH3COOH का जो आयन है इसमें H+ आयन आपको यहाँ से मिल जाएगा, जो है HCl से मिल जाएगा, और एसिटेट आयन किससे मिल जाएगा, सोडियम एसिटेट से मिल जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ दें, अनंत अंता पर इन दोनों की मोलर चालकता को जोड़ दें, लेकिन जब जोड़ेंगे तो आपको अतिरिक्त में Cl का और सोडियम की चालकता मिल जाएगी। तो क्या करें, जो भी चालकता है उसमें से आप घटा दें, क्या घटा दें, NaCl की चालकता को। तो आपको क्या मिल जाएगा, तो आपको CH3COOH की चालकता मिल जाएगी, है ना। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित उपसहसंयोजी यौगिकों के IPSC नियमों के अनुसार आपको नाम लिखना है। तो देखिए क्या लिखा है, सबसे पहले हम देखते हैं डाइक्लोरो बिस
एथेन 1,2 डाइअमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो जब भी आप नाम लिखना हो तो सबसे पहले आयन से जो धातु है उसे शुरू करें। कोबाल्ट है आपका, कोबाल्ट थर्ड है, +3 आवेश है। यहाँ पे और क्या, डाई क्लोरो यानी कि Cl2 है। डाई बिस बिस एथेन डाइअमीन यानी कि दो एथेन डाइअमीन भी है, यानी En2 है। तो ये आपका, अब लास्ट में क्या बचा आपका, क्लोराइड। तो क्लोराइड जो है आयनन मंडल का है, तो आप पहले लिख लीजिए इसको। तो क्या लिखेंगे आप इसको, COCl2 और En का होल ट्वाइस। ये आपका संकुलन समन्वय मंडल है, संकुलन मंडल है, वो आपका पूरा हुआ। अब इसमें आप आयन देख लीजिए कितना बचा, आवेश कितना बचा। तो क्लोरीन पर -1 होता है, 2 क्लोरीन पर कितना हो जाएगा, -2। इथाइल डायमीन पर 0 होता है, कोई आवेश नहीं होता। तो कोबाल्ट पर कितना कहा गया है, बताया गया है 3 आवेश वाला है। तो कुल मिला के आपका आवेश यहाँ बचेगा प्लस का 1। तो कितने क्लोरीन चाहिए होंगे आपको, 1 क्लोरीन चाहिए होगा इसको समाप्त करने के लिए या इस आयन को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो यहाँ पे आप कितने क्लियर सेल लगाएंगे, 1 सेल लगाएंगे। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इस प्रकार से हम यहाँ पर 1 Cl और लिख देंगे, तो ये आपका कंपाउंड बन जाएगा, है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, लिखा है आयरन थर्ड हेक्सा साइनिडोफेरेट। हेक्सा साइनिडोफेरेट, फेरेट रेडायनिक जो है संकुलन है, इसमें जो संकुल आयन है वो आपका रेडायन है। तो यहाँ पे फेरेट यानी कि फेरेट थर्ड यानी आयरन लिखना है, थर्ड वाला रहेगा। हेक्सा साइन यानी Cn जो रहेगा वो कितने रहेंगे, 6 रहेंगे। अब आप ये आपका जो समन्वय मंडल कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे आवेश देख लीजिए, क्योंकि आयरन पर +3 है, साइनाइड पर कितना होगा, एक साइनाइड पर -1 होता तो 6 पर आपका -6 हो जाएगा। तो +3 और -1 मिला के कितना आ जाएगा बाहर, -3 आ जाएगा। और -3 को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको प्लस का आयरन लेना है, जो 3 वाला है, यानी कि आपको लेना है ये P+3। तो आप देखिए हेक्सा, यहाँ पे हमने एक जो है आप देखिए फेरेट सेकंड लेना है, फेरेट सेकंड लिखा था तो हमने थर्ड लिख दिया है। आप इसे फेरेट सेकंड यानी कि आयरन कौन सा लेंगे, +3 वाला लेंगे, +2 वाला लेंगे, सॉरी। तो यहाँ पे आपका जो ये फीब है वो +2 वाला है, तो +2 है, यानी कुल मिला के क्या हो जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो +4 आएगा, सॉरी -4 आएगा। तो यहाँ पे -3 नहीं बल्कि -4 आएगा, -4। और आपको आयरन कौन सा लेना है, 3 वाला। तो दोनों को समान करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, Fe के 4 अणु लेने पड़ेंगे, Fe4। और जो ये आपका संकुल आयन है इसके 3 अणु लेने पड़ेंगे, तो FeCN6 का होल थ्राइस, ये हो जाएगा, है ना। यानी कि Fe का आयन जो है इसके साथ और इसका आयन Fe के साथ, है ना। इस प्रकार से आप लिख पाएंगे। अगला है प्रोटीन की प्राथमिक तथा द्वितीयक संरचना को संक्षिप्त में लिख बताइए। तो प्रोटीन जो होते हैं अमीनो अम्ल से बने होते हैं। तो अमीनो अम्ल की जो सरल श्रृंखला होती है, ये अमीनो अम्ल की जो सरल श्रृंखला होती है वो क्या कहलाती है, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहलाती है ना। इसमें पॉलीपेप्टाइड बन पाए जाते हैं। तो अमीनो अम्ल की एक श्रृंखला जिसमें अमीनो अम्ल जो होते हैं विशिष्ट क्रम में जुड़े होते हैं, वो प्रोटीन की प्राथमिक संरचना बनाते हैं। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना में पॉलीपेप्टाइड की केवल एक श्रृंखला पाई जाती है। इसमें पॉलीपेप्टाइड जो होते हैं सरल श्रृंखलाओं में मौजूद होते हैं, है ना। इसमें क्या होगा, ये जो अमीनो अम्ल होते हैं, ये मान लीजिए सब गोल गोल बनाए, ये अमीनो अम्ल हैं, तो ये आपस में सरल श्रृंखला में उपस्थित होते हैं। ये जो होते हैं ये सरल श्रृंखला में उपस्थित होते हैं। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना में क्या होता है, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना जो होती है उसमें पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं होती हैं, वो आपस में कुंडलित हो जाती हैं और द्वितीयक संरचना का निर्माण करती हैं। ये जो जो द्वितीयक संरचना है प्रोटीन की, वो 2 प्रकार की होती है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट। अल्फा हेलिक्स में क्या होता है, एक ही प्रोटीन की जो श्रृंखला होती है वही कुंडलित हो जाती है, एक श्रृंखला बनाती है, दक्षिणावर्ती भूमि होती है। जैसे कि हमने एक चित्र लिया है आपको समझाने के लिए। ये जो है आपकी प्राथमिक संरचना है। देखिए अमीनो अम्ल जुड़े हुए हैं, अमीनो अम्ल 11 अमीनो अम्ल हमने क्रम में जोड़े हैं, ये आपकी प्राथमिक संरचना है। द्वितीय संरचना में देखेंगे आप, ये अमीनो अम्ल देखिए इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, लेकिन
इन अम्लों के बीच में भी आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए हैं, जिससे एक प्रकार की एक हेलिक्सल संरचना बन गई है, इसलिए क्या कहलाता है, ये अल्फा हेलिक्स संरचना कहलाती है। इसी प्रकार से बीटा प्लेटेड सीट, ये बीटा प्लेटेड सीट है, बीटा प्लेटेड सीट है ये संरचना। यहाँ पे भी देखिए ये जो अमीनो अम्ल है वो श्रृंखलाएं, ये अमीनो अम्ल की श्रृंखला देखिए, ये श्रृंखला में क्या हुआ है, यही श्रृंखला कुंडलित हुई है और एक सीट का निर्माण कर ली है, इसलिए इसका नाम क्या है, बीटा प्लेटेड सीट है। बाकी आप टर्सरी संरचना और क्वार्टरी संरचना यानी कि तृतीयक संरचना, 3 डिग्री संरचना और 4 डिग्री संरचना को भी देख सकते हैं। और कुंडलित हुई तो क्या बन गई आपकी जो 3 डिग्री संरचना बन गई, तृतीयक संरचना बन गई, और कुंडलित हुई तो 4 डिग्री संरचना बन गई। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित सेल के लिए निश्चित समीकरण लिखिए तथा यदि ईएमएफ जो है ई सेल आपका 0.959 वोल्ट हो तो सेल का ई नॉट सेल निकालिए। तो देखिए सबसे पहली बात, इसके लिए पहले समीकरण लिख लीजिए। पहली समीकरण है निकिल जो होगा वो क्या हो रहा है, निकिल +2 में हो रहा है, इसकी सांद्रता आपको दी गई 0.01 मोलर। दूसरा कॉपर Cu+2 से आपका कॉपर हो रहा है और यहाँ पे कॉपर की सांद्रता आपको दी गई है, कॉपर की सांद्रता कितनी दी गई है, 0.1 मोलर है ना, ये 0.1 मोलर सांद्रता दी गई है। अब इस अभिक्रिया को आप अगर ऐड करें, जोड़ें, तो आपको एक नेट समीकरण मिलेगा। क्या मिलेगा, निकिल प्लस कॉपर +2 गिव्स आउट निकिल +2 प्लस कॉपर, ये अभिक्रिया मिली आपको। अब इसमें आप अगर देखें तो अभिक्रिया में 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, तो n बराबर 2 हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे हम पहले निर्दिष्ट समीकरण लिखते हैं। आपने देखा इसका सूत्र क्या होता है, कई सारे अनसॉल्व में, कई सारे सेट में आपने देखा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, कैलकुलेट करके RT का जब मान वगैरह रख देंगे तो आपका 0.0591 अपान n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉग जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है अपान रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। अब देखिए जो सॉलिड होता है उसकी कंसंट्रेशन हम 1 मान लेते हैं, तो इसलिए उसको ना लिखें। सॉलिड का कंसंट्रेशन कितना माना जाता है, 1 माना जाता है। तो इसमें जब आप लिखेंगे तो ई सेल आपको दिया गया 0.59 इक्वल टू ई नॉट सेल 0.0591 अपान 2 लॉग प्रोडक्ट में क्या लिखा जाएगा, प्रोडक्ट में आप क्या लिखेंगे, निकिल लिखेंगे, और रिएक्टेंट में क्या लिखेंगे, कॉपर, क्योंकि अब निकिल +2 और कॉपर प्रोडक्ट में है, लेकिन कॉपर का जो कंसंट्रेशन होगा, यानी कि जो सांद्रता होगी सॉलिड होने के कारण 1 मान ली जाएगी, है ना, और नीचे कॉपर लिखेंगे। तो निकिल की सांद्रता ऊपर और नीचे आप लिखेंगे कॉपर की सांद्रता। तो देखिए निकिल की सांद्रता कितनी दी गई है, निकिल की सांद्रता आपको दी गई है 0.01 दिए गए हैं और कॉपर के 0.1 दिया गया है, 0.1। तो लिख लेंगे आप इसको 0.59 इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0. इसे डिवाइड करना चाहे डिवाइड कर लीजिए, 0.2 2 जा 4 2 9 जा 18 2 5 जा 10, है ना, लॉग 0.01 अपान 0.1। अब यहाँ देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे आप 0.01 अपान 0.1 दशमलव हटाएंगे, है ना, तो एक अंक दशमलव किसके का है ऊपर, यानी आप ऐसे भी ले सकते हैं, देखिए 10 की पावर -2 10 की पावर -1, इसे हल करोगे तो क्या आएगा, 10 की पावर -1 आएगा, कितना आएगा, 10 की पावर -1 आएगा आपका। तो आपका आ जाएगा 0.59 इक्वल टू ई नॉट सेल
माइनस 0 पॉइंट, यहाँ पे एक अंक छूटा है, 0.0295 है ना, 0.0295 log 10 की पावर -1, और log 10 की पावर -1 है तो क्या होगा, ये -1 आगे आएगा और log 10 का मान 0 होता है। चूँकि आप चाहें तो अगर फार्मूला नहीं जानते तो देख लीजिए, log अगर m की पावर n लिखा है तो इसे लिखते हैं n log m, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, 0.59 इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0295 मल्टीप्लाई -1 और log 10 का मान 1। तो सब कैलकुलेट करोगे तो ये आपका ये वाला जो मान है माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, 0.59 इक्वल टू E0 सेल प्लस 0.0295। अब जब साइड चेंज करेंगे आप E0 सेल तो 0.59 माइनस 0.0295 घटाना पड़ेगा आपको। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आप देख लीजिए घटाएंगे, 5900.0295 सब्ट्रैक्ट करिए, 10 से 5 जाएगा 5, 9 से 9 जाएगा 0, और 9 से 2 9 8 बचा, 8 से 2 जाएगा 6 और 5, 0.5605 0.5605, ये आपका आंसर हो गया। ई सेल आ गया आपका, E0 सेल सॉरी वोल्ट, 0.5605 वोल्ट, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अगला गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। गैब्रियल थैलामाइड क्या होता है, इस विधि से क्या करते हैं, थैलिक अम्ल का एनहाइड्राइड करके अमोनिया से अभिक्रिया कराते हैं, जिससे क्या होता है दोबारा एल्किल हैलाइड से जब अभिक्रिया कराते हैं तो प्राथमिक एमीन प्राप्त कर लेते हैं, है ना। इसमें जो थैलिक अम्ल होता है, थैलिक अम्ल कौन होता है, ये COOH, इसकी अभिक्रिया अमोनिया से कराएं NH3 से, तो ये आपका हो जाएगा थैलामाइड, है ना। ये आपका थैलामाइड बनेगा, C डबल बॉन्ड O NH। अब इसकी अभिक्रिया आप एल्किल हैलाइड से कराइए, RX, C डबल बॉन्ड O NR, अब आप अगर इसका जलयोजन करा दें, क्या कराएं, जलयोजन करा दें, HOH का एडिशन करा दें तो क्या होगा, ये आप जानते हैं, यहाँ से टूटेगा इधर OH और इधर H, ऐसे ही इस तरफ ऐसे, इधर H इधर OH, तो आपका क्या बन जाएगा, आपका RN के साथ 2H यानी कि RNH2, ये प्राथमिक एमीन बन गया। साथ में आपका क्या बन जाएगा, थैलिक अम्ल बन जाएगा, ये आपका पुनः थैलिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। अब ये थैलिक अम्ल आपका प्राप्त हुआ पुनः, अब इसका उपयोग आप दोबारा इसी साइकिल में कर सकते हैं। ये जो आपके क्रिया है ये देखिए, दोबारा फिर से आप ये दोबारा इसका उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए क्या है, इस विधि में थैलिक एनहाइड्राइड जो होता है, थैलिक एनहाइड्राइड की क्रिया अमोनिया से करा करके, या थैलिक अम्ल की क्रिया अमोनिया से करा करके इसे थैलामाइड में परिवर्तित किया जाता है। इसके बाद में इसकी क्रिया KOH की उपस्थिति में RX एल्किल हैलाइड से करवा दें तो N एल्किल थैलामाइड प्राप्त होता है। ये आपका क्या है, ये आपका
एन एल्किल थैलामाइड है, एन एल्किल थैलामाइड। और इसके दोबारा जब जलयोजन कराएंगे, पुनः जब जलयोजन कराएंगे तो क्या होता है, प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। दोबारा जब इसका जलविघटन कराते हैं तो थैलिक अम्ल से प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। इससे केवल हम एलिफेटिक एमीन प्राप्त करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। थैलिक एनहाइड्राइड से या गैब्रियल थायनामाइड से केवल हम एलिफेटिक एमीन प्राप्त कर सकते हैं, एरोमेटिक एमीन नहीं प्राप्त किया जा सकता है ना। अच्छा, ये दोबारा ये ज़्यादा सरल, क्योंकि इसे शुद्ध जो है प्राप्त होता है, शुद्ध प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। दूसरा जो इसका जो साइड प्रोडक्ट होता है उसका दोबारा इसी अभिक्रिया में हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगला है डी तथा एल विन्यास से आप क्या समझते हैं। डी ग्लूकोज डी फ्रक्टोज की संरचना सूत्र बनाइए। डी ग्लूकोज क्या है, देखो CH2OH के समूह के समीप वाला जो कार्बन है, 2 कार्बन होंगे, उसके दाईं तरफ अगर OH जुड़े होते हैं तो डी विन्यास वाला कहलाता है। ये क्या करता है, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो होती है, समतल ध्रुवित प्रकाश जो होता है, उसको दाएं तरफ घुमा देता है, ये डेक्स्ट्रोरोटरी होता है। जबकि एल विन्यास जो होता है, CH2OH के समीप वाला जो कार्बन होता है उसके बाईं तरफ अगर OH उपस्थित हो तो ये एल विन्यास कहलाता है, और ये जो है समतल ध्रुवित प्रकाश को बाएं तरफ घुमा देता है। अब इसका संरचना अगर देखना चाहें, देखिए सबसे पहले क्या करें, आप 6 कार्बन लिख लें। आप 6 कार्बन लिखिए। ग्लूकोज की संरचना बना रहे हैं तो 6 कार्बन नीचे CH2, ग्लूकोज में नीचे CH2OH, ऊपर CHO। तो CHO के बगल वाला कार्बन जो 2 कार्बन है उसके दाएं तरफ आप OH लिख दें। बाकी जो है अल्टरनेट आप OH लगाते चले जाएं और बाकी वैलेंसी आप हाइड्रोजन से पूरी कर दें, तो आपका ये डी ग्लूकोज मिल गया। ये क्या है, डी ग्लूकोज है। इसी प्रकार अगर आपको फ्रक्टोज की संरचना बनानी है तो आप क्या करें, यहाँ पे 6 कार्बन पहले लिखें। 6 कार्बन में सबसे नीचे वाला जो कार्बन होगा वो CH2OH होगा और ऊपर वाला कार्बन भी CH2OH होगा। दूसरा कार्बन क्या होता है, कीटोनिक समूह होता है। अब नीचे वाला जो CH2 है उसके बगल वाला 2 कार्बन है, दोनों के दाहिने तरफ अगर आप OH लिख दें तो आपका ये H फॉर्म बन जाएगा। बाकी अल्टरनेट का मतलब क्या है, इधर आपने दाएं तरफ लिखा है तो दूसरा में दोबारा इधर बाएं तरफ लिख दें, बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी कर दें, तो आपका ये डी फ्रक्टोज बन गया। क्या बन गया, ये डी फ्रक्टोज है और ये आपका डी ग्लूकोज है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, ग्लूकोज के जल में बने विलयन की सांद्रता 10% W/W हो है। यदि इस विलयन का घनत्व 1.20 ग्राम प्रति ml हो तो बताना है आपको मोलरता और प्रत्येक घटक का मोल अंश, मोल फ्रैक्शन बताना है। तो देखिए सबसे पहले इसने दिया क्या गया है, क्या दिया गया है, 10% W/W ग्लूकोज लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम विलयन में है, सॉल्यूशन में उपस्थित है। इसका मतलब यही तो हुआ। दूसरा, इसमें डेंसिटी दी गई है विलयन की, विलयन का क्या दिया गया है, डेंसिटी घनत्व दिया गया है 1.20 ग्राम प्रति ml। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मोलरता चाहिए, तो सबसे पहले आपको ध्यान दीजिए, मोल चाहिए होता है, मोल चाहिए के लिए द्रव्यमान चाहिए, तो सबसे पहले हम सबका द्रव्यमान लिख लेते हैं। तो W2 का मतलब क्या हुआ, विलेय का द्रव्यमान कितना है, ग्लूकोज घोला गया है 10 ग्राम है, 10% है ना, तो 10 ग्राम है। W1 कितना हो जाएगा, W1 निकालने के लिए आपको यहाँ पे विलयन का द्रव्यमान दिया गया, यानी W दिया गया है। क्या दिया गया है, विलयन का द्रव्यमान दिया गया है, यानी W दिया गया है ये। तो W में से आप W2 घटा दीजिए, क्योंकि विलयन का द्रव्यमान जो होगा विलेय और विलायक के योग के बराबर होगा। W बराबर क्या होता है, W1 + W2। विलायक का द्रव्यमान प्लस विलेय का द्रव्यमान जोड़ेंगे तो आ जाएगा,
तो अब आपको अगर W1 चाहिए तो W2 को W से घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा 100 माइनस 10 यानी कि कितना आ जाएगा 90। ये W2 कितना आ गया 90। W2 आपका कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। 100 माइनस 10 यानी कि कितना आ जाएगा W1 आपका आ जाएगा 90 ग्राम। अच्छा M2 क्या हो जाएगा, ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है 180 ग्राम होता है, 180 ग्राम प्रति मोल। और W1 जल है, जल में घोला गया है तो M1 क्या हो जाएगा आपका M1 यानी कि जल का द्रव्यमान जो है अणुभार कितना होता है 18 ग्राम प्रति मोल होता है ना। दूसरा आपको B चाहिए होगा आयतन निकालने के लिए, तो B कैसे निकालोगे, द्रव्यमान बटे घनत्व। द्रव्यमान W कितना दिया गया है आपको, विलयन का द्रव्यमान 100 ग्राम है और घनत्व कितना 1.2, तो ये भी ml में आपका आ जाएगा। आपको क्या निकालना है, अब आपको पहले मोललता निकालना है। क्या निकालना है, मोललता। तो मोललता सूत्र क्या होता है W2 अपान M2 गुणे 1000 बटे W1। अब सब रख दीजिए, आप कैलकुलेट कर लीजिए। इसके बाद W2 कितना है 10, M2 कितना 180 ग्लूकोज का अणुभार, 1000 किस लिए 1000 क्योंकि जो W1 है वो ग्राम में है, किलोग्राम में रखना होता है। कितना है W1 90 ग्राम। इसको आप कैलकुलेट करोगे, 0 से कैंसिल करोगे तो आपका आ जाएगा 100 बटे 18 9 162। तो इसको आप डिवाइड करोगे तो 0.61 करके कुछ आएगा आपका, है ना, मोल प्रति किलोग्राम या मोलल, है ना, मोल प्रति किलोग्राम या मोलल। अभी आपका आ गई मोललता, आ गया क्या आ गया मोललता आ गया। है ना, ये क्या है मोललता है आपका। अब आपको चाहिए मोलरता, क्या चाहिए, अगर आपको मोलरता चाहिए तो मोलरता के लिए क्या सूत्र लगाएंगे आप, W2 अपान M2 मल्टीप्लाई 1000 अपान B, है ना। तो W2 यही रहेगा आपका 10 बटे 180 गुणे 1000 और B आपका कितना है B 100 भागे 1.2, आपने भी देखा था B कितना है आपका 100 भागे 1.2 ml, है ना। इसको जब आप सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 10,000 भागे 180 गुणे 100 और गुणे में 1.2, 0 से कैंसिल आउट करेंगे, सब गुणा करेंगे तो आपका ये 12 भागे 18 और भाग करेंगे तो आपका आएगा 0.66। यानी मोलरता कितनी आ गई 0.66 मोल प्रति लीटर, आपकी ये मोलरता आ गई। अब मोलेंस बताना है तो मोलेंस के लिए मोल पता होना चाहिए। x2 बराबर क्या होता है N2 अपान N1 प्लस N2 और x1 बराबर क्या होगा N1 अपान N1 प्लस N2। तो आप निकाल लीजिए N2 बराबर W2 अपान M2 और N1 बराबर W1 अपान M1। W2 विलय यानी कितना है 10 और भार कितना 180, W1 कितना आपका आया था 90 भागे 18, जल का द्रव्यमान कितना होता है और भार कितना होता है 18, डिवाइड करोगे 0 0 कैंसिल हो जाएगा आपको तो 1/18 ये हो जाएगा आपका N2 और N1 कितना आ जाएगा 90 भागे 18।
अब यहीं पे आप N1 प्लस N2 भी निकाल लीजिए। यहीं पे आप N1 प्लस N2 दोनों के मूल, क्योंकि आपको जब मोलर्स निकालना हो तो नीचे डिवाइड करना होता ना, तो डायरेक्ट निकालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 1/18 प्लस 90/18 ऐड करोगे इसको तो 91/18 आपका N1 प्लस N2 आ जाएगा। अब सीधा आप मोलर्स निकाल लीजिए। X1 मान लीजिए निकालना है आपको, तो N1 ऊपर लिखेंगे तो N1 कितना है 90/18/91/18, तो कितना हो जाएगा 90/18 गुणे 18/91, 18 से 18 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। और आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.989 करके कुछ आता है, इन अप्रॉक्स में 0.99 आ जाएगा आपका। और X2 निकालने के दो तरीके हैं, तो आप तो एक में से X1 घटा दो या फिर उसी फार्मूले पे लगा दो N1/N2, N1 प्लस N2। तो हम तो कहेंगे आप इसी को कर लो 1 माइनस 0.99, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 0.01, है ना। ये आपका X2 आ जाएगा। तो X1 और X2 निकाल दिया हमने, सारा निकला है आपका सभी अवयव का। देखिए हमने पहले भी बताया है, जहाँ कहीं भी 2 लिखा हो, 2 का मतलब विलेय के लिए, है ना, और 1 लिखा हो मतलब विलायक के लिए, और कुछ ना लिखा हो मतलब वो विलयन के लिए है। तो इसको हमने एक विलयन का जो है वीडियो बनाया है जिसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर किया है, उसको आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर के बेसिक केमिस्ट्री का पार्ट या इम्पॉर्टेंट जो आपका बोर्ड का है उसको आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए अर्धायु क्या होती है, प्रदर्शित कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु जो है प्रारंभिक सांद्रताओं पर निर्भर नहीं करती है। तो जैसे कि मान लीजिए कोई अभिकारक है, क्या है, कोई अभिकारक है, उससे उत्पाद बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है कोई, है ना। और अर्धायु क्या होगी, मान लीजिए सांद्रता आपने ये ली थी, तो शुरुआत में सांद्रता प्रोडक्ट की क्या रहेगी 0। जब अभिक्रिया प्रारंभ हुई T=0 पर, अभिक्रिया की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता आपने जो ली थी, ये नॉट मान लीजिए कह देते हैं, ये नॉट थी। तो आपको क्या देखना है कि जब ये अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाए, तो उस सांद्रता यानी कि अपनी अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाने में कितना समय लगाता है, कितना समय लेता है, वही सांद्रता जो होती है अभिक्रिया की अर्धायु कहलाती है। यानी कि किसी भी अभिक्रिया के लिए वह समय जो जिसमें अभिकारक अपनी सांद्रता का आधा रह जाए, और आधा क्या होगा, अपने उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा, तो वो उस अभिक्रिया के लिए अर्धायु कहलाएगा। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो अर्धायु होता है, क्या होता है फार्मूला इसका, टी इक्वल जब आप जो है टाइम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 2.303/K log A0/80। और आपको मान लीजिए अर्धायु निकालना है, तो टी की जगह पे क्या लिखेंगे, टी हाफ 2.303 2.303/K log A0 कितना, ए कितना, A0 इतना हमने ए ही लिया है, A0 ही लिया है, और अपान A0/2, है ना। तो टी हाफ कितना हो जाएगा आपका 2.303/K log A0 से A0 कैंसिल, log 2 बचेगा। और चूंकि log 2 का मान कितना होता है 0.3010 होता है, तो इसमें टी हाफ रखेंगे, टी हाफ रखेंगे कितना जाएगा 2.303/K यानी कि 0.3010। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.693/K। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो अर्धायु का फार्मूला आया है, अर्धायु के फार्मूले में अभिकारक की सांद्रता का, जो अभिकारक की सांद्रता है ये इसमें नहीं है, है ना।
इसमें अभिकारक की सांता नहीं है। अभिकारक की सांता नहीं इसलिए क्या है, टी हाफ जो है कांस्टेंट है। प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए टी हाफ जो है वो कांस्टेंट होता है, किसी भी सांता पर, वो जो है अभिकारक की सांता पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है। अगला है प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक कितना है, तो आपको अर्धायु बताना। तो अभी आपने फार्मूला जो ज्ञात किया है उसे निकाल लीजिए। वेग स्थिरांक बताना है आपको इस अपक्रिया के लिए, अर्धायु की गणना कीजिए। वेग स्थिरांक दिया गया है तो टी इक्वल क्या हो जाएगा, टी हाफ इक्वल 0.693 अपान में के, है ना। 693 कितना, 0.693 अपान के का मान कितना है 693 मल्टीप्लाई 10⁻³ है ना। और कितना हो जाएगा, अब दशमलव हटा लीजिए, एक अंक खिसकाइए, 93 10⁻⁻1 अपान आपका 6.93 है ही है 10⁻³ कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा ऊपर 10⁻⁻1 इंटू 10⁻³ इसे आप जब कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा 10⁻², है ना। कितना हो जाएगा ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 10⁻+2 आ जाएगा, नहीं एक ही आ जाएगा आपका 100। कितना आ जाएगा 100 मिनट, 100 मिनट, है ना। क्योंकि मात्रा जो दिया गया था आप देखिए मिनट इनवर्स में था, तो आपका जो टी हाफ आएगा अर्धायु जो आएगा वो 100 मिनट आएगा, 10⁻2 हो जाएगा। देखिए ये हाफ कटा, लेकिन ये 10⁻3 जो था -3 ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो आपका टी हाफ अर्धायु जो आ जाएगा वो 10 मिनट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा आयन अधिक अनचुंबकीय होता है, अधिक अनचुंबकीय होगा, इसमें क्या कैसे निकालेंगे आप क्या देखिए कि आयरन, जिस आयन में ज़्यादा जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उसका चुंबकत्व गुण ज़्यादा होगा, अनचुंबकीय ज़्यादा होगा। जिसमें आयन की संख्या कम होगी वो अनचुंबकीय कम होगा। देखिए Fe का प्रमाण क्रमांक कितना होता है, 26 होता है। और Fe+2 जब निकालेंगे आप तो 2 इलेक्ट्रॉन 26 होता है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखोगे तो 3d6 4s2 लिखा जाएगा। तो जो +2 है इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से गए, S से गए, 3d6 4s0, और 6d में 6 इलेक्ट्रॉन, टू कुल 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कुल कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 10, तो आपके हैं कितने इसमें 6, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, केवल 4 है। कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 4 है। जबकि आप +3 में देखेंगे Fe+3 में क्या हो जाएगा, 3d5 4s0 हो जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन S से जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, D से जाएगा। तो D में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, तो पाँचों के पाँचों अयुग्मित हैं, यानी n बराबर कितना है 5 है, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी 5, जबकि Fe+2 में कितनी है 4 है। तो इसका मतलब क्या है, Fe+3 जो है वो ज़्यादा अनचुंबकीय है Fe+2 से, कारण एक इसमें जो है 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है Fe+3 में, जबकि Fe+2 में केवल 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो आप नोट कर लेंगे Fe+3 में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि Fe+2 में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए Fe+3 ज़्यादा अनचुंबकीय होगा Fe+2 से। अगला पूछा गया, जिंक+2 रंगहीन होता है जबकि Ni+2 रंगीन होता है। इसमें भी यही कारण है कि जिंक जो होगा उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, जबकि जो निकिल+2 होगा उसमें जो है जिंक+2 है उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, जबकि जो निकिल है उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, अर्थात अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। इसलिए क्या होगा, जो निकिल है वो रंगीन आयन बनाएगा। देखिए निकिल का प्रमाण क्रमांक कितना होता है 28 होता है, जिंक का कितना होता है 30, तो जिंक का प्रमाण क्रमांक कितना होता है 30। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो क्या लिखोगे आप, 3d10 4s0 4s2 हो जाएगा आपका, यहाँ पे 4s0 हो जाएगा, ये 4s2। अब यहाँ पे +2 बनाना है तो क्या होगा, 3d10 4s0 हो जाएगा, 3d10 जिंक+2 में क्या हो जाएगा 3d10 4s0। डी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 10 होते हैं, और 10 ही इलेक्ट्रॉन हैं, तो 10 के 10 कैसे हैं, पेयर्ड अवस्था में, युग्मित अवस्था में है। इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, अतः ये कैसा होगा,
ये जो है प्रतिचुंबकीय होगा, साथ में ये रंगहीन भी होगा। तो यहाँ पे प्रतिचुंबकीय नहीं पूछा गया था, रंगहीन पूछा गया था, तो ये रंगहीन होगा क्योंकि इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। जबकि आप निकिल का देखेंगे, निकिल के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कुल 28 होते हैं। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो 3d8 4s2 लिखोगे। निकिल प्लस 2 में क्या हो जाएगा? निकिल प्लस 2 में 3d8 4s0 हो जाएगा। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। कुल कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं आप जानते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं डी में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10 है, कितने? 8। तो कुछ ना कुछ तो चुंबकीय होंगे। कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? देखिए 5 5 6 7 और 8, ये आपके 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, इसलिए जो निकिल प्लस 2 है वो रंगीन होते हैं, जबकि जिंक प्लस 2 रंगीन होते हैं क्योंकि जिंक में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपसात संयोजी आबंध में वर्नर का सिद्धांत क्या है? वर्नर ने बताया कि जो उपसात संयोजी यौगिक होते हैं उसके जो धातु होते हैं, आयन होते हैं, 2 प्रकार की संयोजकता दर्शाते हैं, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता जो होती है वो आयनिक होती है और ये आयन को संतुलित करती है, जबकि द्वितीयक संयोजकता जो होती है वो उपसात संयोजन संख्या होती है, जो उपसात संयोजन संख्या को संतुलित करती है। प्राथमिक संयोजकता जो होती है वह जो है ऋणायन द्वारा संतुलित किया जाता है, जबकि द्वितीयक संयोजकता लिगेंड द्वारा जो उदासीन हो सकते हैं, ऋणायनिक भी हो सकते हैं, ऋणायनिक भी हो सकते हैं, उनके द्वारा संतुलित किया जाता है। जो प्राथमिक संयोजकता होती है, प्राथमिक संयोजकता को डैश लाइन से दर्शाते हैं, जबकि द्वितीयक संयोजकता को सतत लाइन से, कंटिन्यूस लाइन से दर्शाते हैं, है ना। तो देख लीजिए एक बार, मैं रीड कर देता हूँ। उपसात चिन्ह में क्या होता है? 2 प्रकार की संयोजकता होती है, प्राथमिक संयोजकताएं और द्वितीयक संयोजकता, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राथमिक संयोजकता आयनिक होती है तथा ये ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती है। इसका मान जो होता है प्रत्येक धातु की ऑक्सीकरण अवस्था के बराबर होता है, निश्चित होता है, और इसको डॉट लाइन से दर्शाते हैं। द्वितीयक संयोजकता जो होती है आयनिक नहीं होती है और ये उदासीन अथवा ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुलित होती है, जिन्हें लिगेंड कहा जाता है। इसका मान जो होता है निश्चित होता है तथा ये जो होता है द्वितीयक संयोजकता जो होती है कुल संकुल उपसात संयोजन संख्या के बराबर होती है, या संकुल यौगिक धातु में उपसात संयोजन संख्या को दर्शाती हैं। इसको सतत लाइन से दर्शाते हैं। केंद्रीय धातु जो होते हैं अपनी प्राथमिक संयोजकता को द्वितीयक संयोजकता, प्राथमिक संयोजकता तथा द्वितीयक संयोजकता संतुष्ट करने की प्रवृत्ति होती है। प्राथमिक संयोजकता ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है, जबकि द्वितीयक संयोजकता उदासीन आयनों या ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है। आपने वर्णन सिद्धांत का दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है प्राथमिक संयोजकता जो होती है वो दिशात्मक होती है, सॉरी दिशात्मक नहीं होती है, जबकि द्वितीयक संयोजकता जो होती है दिशात्मक होती है। अर्थात द्वितीयक संयोजकता से ही जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उनकी संरचना डिसाइड होगी, उनका जो संरचना होता है वो द्वितीयक संयोजकता से जो है डिसाइड होता है। तो आप जैसे एग्जांपल ले लीजिए, FeNH6 और Cl3। तो यहाँ पे Cl जो है वो Fe की +3 जो संयोजकता है, यानी कि आयन की संयोजकता दर्शा रहे हैं, इसलिए इसको हम डैश डैश लाइन से दर्शाएंगे, 3Cl, है ना। और जो आपकी बाकी हैं, बाकी कौन है? अमाइन हैं, वो सतत लाइन से दर्शाए जाएंगे। कितने हैं? आपके 6 हैं, तो 6 सतत लाइनें बनाई जाएंगी और 6 सतत लाइनों से आपका ये द्वितीयक संयोजकता जो हो पूर्ण होगी। इसके बारे में इसको बना देता हूँ। से Fe है, ये Fe में डैश डैश लाइन से 3 Cl लगे होंगे, Cl-। क्यों? क्योंकि ये प्राथमिक संयोजकता को पूर्ण कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, है ना। ये Fe+3 है। और बाकी जो 6 होंगे, बाकी जो 6 होंगे, कौन 6? एमीन ग्रुप जो होंगे 6, ये 6 एमीन ग्रुप जो होंगे ये द्वितीयक संयोजकता को पूर्ण करेंगे, ये द्वितीयक संयोजकता को पूर्ण करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से आप दर्शाएंगे। अगला है एथिलीन का निर्जलीकरण की क्रियाविधि बताइए। क्योंकि एथेनॉल जो होता है, सॉरी एथिलीन नहीं, एथेनॉल जो होता है CH3CH2OH, इसका निर्जलीकरण देखिए ये 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहली बात,
तो पहले तो प्रोटोनीकरण होता है, प्रोटोनीकरण होता है या प्रोटॉन का आक्रमण होता है। प्रोटोनीकरण होता है, आक्रमण जो है प्रोटॉन का आक्रमण होता है। प्रोटॉन का आक्रमण होगा तो क्या होगा, प्रोटोनीकृत एथेनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रोटोनीकृत एथेनॉल बन जाएगा। प्रोटोनीकृत एथेनॉल बन जाएगा प्रोटॉन के आक्रमण करने से, है ना। जब प्रोटॉन का आक्रमण होगा तो क्या होगा, प्रोटोनीकृत एथेनॉल बन जाएगा CH3 CH2 और इस ऑक्सीजन से प्रोटॉन जुड़ जाएगा, इससे ऑक्सीजन पर प्लस आ जाएगा। दूसरे स्टेप में क्या होता है, दूसरे स्टेप में कार्बोधनायन का निर्माण होता है। क्या होता है, दूसरे स्टेप में कार्बोधनायन का निर्माण होता है। क्या होता है, कार्बोधनायन का निर्माण होता है, बनना होता है, कार्बोधनायन का निर्माण होता है। क्योंकि ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आ गया है, अब इस माइनस चार्ज को ख़त्म करने के लिए ये बॉन्ड जो है रोटेट करता है, टूट जाता है। इस सब ऑक्सीजन पर माइनस का और कार्बन पर प्लस आ जाता है, जिससे कार्बोधनायन बन जाता है। और अगले स्टेप में क्या होगा, तापमान के आधार पर जिस प्रकार से ताप होगा, ताप के आधार पर या तो बी प्रोटोनीकृत होगा या तो दूसरे नाभिक रागी का आक्रमण होगा। मान लीजिए आपने 140 डिग्री सेल्सियस तापमान लिया है, 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या होगा, 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर दूसरा जो एथेनॉल का अणु है इस पर आक्रमण करेगा, इस कार्बोधनायन पर आक्रमण करेगा, इस कार्बोधनायन पर आक्रमण करेगा। दूसरा एथेनॉल का जो अणु है वो इस कार्बोधनायन पर आक्रमण करेगा। इस प्रकार से वो CH2 CH3 ये बना, और हाइड्रोजन पर ऑक्सीजन पर कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब क्या होगा, अब यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा, H+ निकलेगा, तो क्या बनेगा, CH3 CH2O CH2 CH3 डाई एथिल ईथर बन जाएगा। अच्छा, अगर क्या हुआ, अगर तापमान 170 डिग्री सेल्सियस हुआ, क्या हुआ, 170 डिग्री सेल्सियस हुआ, तो बी प्रोटोनीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी प्रोटोनीकरण हो जाएगा, बी प्रोटोनीकरण हो जाएगा, प्रोटोनीकरण हो जाएगा, है ना। CH3 CH2 प्लस कार्बोधनायन है 170 डिग्री सेल्सियस पर, क्या होगा, H+ निकलेगा और CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी एल्कीन बन जाएगा। वहाँ पे क्या बना था, ईथर बना था 140 डिग्री सेल्सियस पर। तो डिपेंड करेगा कि तापमान कौन सा है, तापमान होगा उसी के आधार पर बी प्रोटोनीकरण या नाभिक रागी का आक्रमण होगा, है ना। अगला है रेमर टेमन अपक्रिया क्या होती है। देखिए, जब भी फिनॉल की अपक्रिया क्लोरोफॉर्म से NaOH की उपस्थिति में कराई जाती है तो सैलिसिलडिहाइड बनता है, इसी का नाम होता है RTR रीमैन टीमन अपक्रिया, है ना। CHCl3 NaOH क्या बनता है, मेनली आर्थो उत्पाद बनता है। देखिए पैरा उत्पाद भी बनता है, लेकिन मेनली जो होता है आर्थो सैलिसिलडिहाइड प्राप्त होता है, आर्थो मुख्य उत्पाद होता है इसका, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार, क्षार NaOH की उपस्थिति में फिनॉल का क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया कराकर अम्लीकृत कराने पर सैलिसिलडिहाइड प्राप्त होता है। अच्छा, अम्लीकरण क्यों कराते हैं, क्योंकि NaOH जो होता है ये फिनॉक्साइड आयन बना लेता है, और जब अम्लीकरण कराते हैं तो दोबारा सोडियम हट करके H+ लग जाता है, ठीक है। अगला कोल्बे अपक्रिया, कोल्बे अपक्रिया से क्या बनाते हैं, सैलिसिलिक अम्ल बनाते हैं। जब CO2 को सोडियम फिनॉक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो जो है सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है, और इसका मेन उत्पाद जो होता है वो भी आर्थो वाला ही होता है ना। CO2 से अपक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, आपका जो मेन उत्पाद होता है वो सैलिसिलिक अम्ल ही होता है। क्या होता है, सैलिसिलिक अम्ल होता है आर्थो वाला। देखिए यहाँ भी जो है से प्रवाहित करना पड़ेगा, क्योंकि जो सोडियम है NaOH है वो पहले OH से अपक्रिया करके सोडियम फिनॉक्साइड बना लेता है, इसलिए 2 स्टेप में होता है। पहला तो CO2 का आक्रमण होता है, इसके बाद में एक स्टेप और होता है H+ का आयोजन, है ना। तो CO2 को प्रवाहित करने पर सोडियम फिनॉक्साइड के साथ गर्म किया जाता है, जिससे कार्बोक्सिलीकरण प्रक्रिया कहते हैं। इसमें पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है तथा सूक्ष्म मात्रा में आर्थो हाइड्रोक्सी जो है
सूक्ष्म मात्रा में आपका पैरा हाइड्रोक्सी प्राप्त होता है और अधिक मात्रा में, मुख्य मात्रा में आपका आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल यानी कि सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। अगला है विलियमसन संश्लेषण क्या होता है। देखिए ये ईथर बनाने की विधि है, ये ईथर बनाने की विधि है। जब सोडियम फिनॉक्साइड होता है जो, या कोई भी एल्किल फिनॉक्साइड है, मान लीजिए कोई भी सोडियम एल्कोक्साइड है, उसकी क्रिया एल्किल हैलाइड से कराया जाए और साथ में गर्म कर दिया जाए तो क्या होगा, ये सोडियम NaX निकल जाएगा और आपका बाकी ये योगात्मक उत्पाद बनेगा RO R डैश और आपका साथ में NaX मिल जाएगा। ये क्या है, ईथर बनाने की विधि है, विलियमसन संश्लेषण। अगला है कैसे प्राप्त करेंगे आप, सोडियम एथॉक्साइड से डाई इथिल ईथर, है ना। या अभी आपने क्रिया की ऊपर देखो इसका एग्जाम्पल, CH3 सोडियम एथॉक्साइड, ये सोडियम एथॉक्साइड है, इसकी अब क्रिया किससे कराइए, जो है एथिल क्लोराइड से करा दीजिए। एथिल क्लोराइड से CH3 CH2Cl क्या होगा, NaCl निकल जाएगा और बाकी आपका योगात्मक उत्पाद प्राप्त होगा, वो CH2 CH3 है ना, साथ में क्या मिलेगा, NaCl मिल जाएगा, है ना। इसमें हुआ क्या, इसको आप जब भी कराएं तो इस प्रकार से लिखें ONa CH3 CH2Cl, है ना, और ये आपका Na निकल जाएगा, NaCl निकल जाएगा, बाकी जुड़ करके उत्पाद प्राप्त मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। अगला बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल एल्कोहल। बेंजिल क्लोराइड क्या होता है भैया, देखिए बेंजिल क्लोराइड क्या है, ये CH2 बेंजीन के साथ CH2 जब लगाओ फिर CH Cl लगा बेंजिल क्लोराइड हो जाएगा। इससे आपको बेंजिल एल्कोहल बनाना है, यानी कि इसी CH2 के साथ क्या लग जाए, OH लग जाए। आप जानते हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्रिया, यहाँ पे आप एक्वस NaOH से क्रिया कराइए, किससे, जलीय NaOH या KOH से क्रिया कराएंगे तो बन जाएगा आपका। अगला है एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से प्रोपेनवनॉल। एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ये गिरनाड अपक्रमक है आपका, गिरनाड अपक्रमक से प्रोपेनवनॉल यानी 1 डिग्री एल्कोहल बनाना है। फॉर्मल्डिहाइड से क्रिया करवाइए HCHO से, तत्पश्चात जलयोजन करा दीजिए, अम्लीय माध्यम में जलयोजन करा दीजिए, आपको जो है मिल जाएगा ये CH3 CH2 CH2OH, है ना। क्या होता है, जैसा कि हम बताए हैं आपको, यहाँ पे C डबल बॉन्ड वो ये फॉर्मल्डिहाइड है और ये जो गिरनाड अपक्रमक है ये देगा CH3 CH2 माइनस, और ये जो कीटोनिक समूह है यानी जो कार्बोनिल समूह है, ये बॉन्ड जब टूटेगा तो ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज और कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा। तो ये जो नाभिक रागी है ये कार्बन पर आक्रमण करेगा, है ना। तो आपका ये CH3 CH2 CHO और MgX मिलेगा, MgCl मिलेगा, MgBr लिया गया तो Br मिलेगा। इसका दोबारा जब जलयोजन कराएंगे तो क्या होगा, इस MgBr के साथ OH और इस O के साथ H, इस प्रकार से आपको एथेनॉल मिल जाएगा। अगला है हैलोएल्केन के एक आणविक तथा द्विआण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया। पहली बात तो ये अपक्रिया 2 में संपन्न होती है। कितने चरणों में संपन्न होती है, 2 चरणों में संपन्न होती है। पहले कार्बोधनाइन का निर्माण होता है और दोबारा नाभिक रागी का आक्रमण होता है। सबसे पहले क्या होगा, कार्बोधनाइन का निर्माण होगा। इसमें जो भी एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड ये निकलेगा और कार्बोधनाइन क्या होगा, बनेगा, कार्बोधनाइन बन जाएगा। दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये जिस कार्बोधनाइन है इस पर कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल जो होगा आक्रमण करेगा, नाभिक रागी जो होगा वो आक्रमण करेगा और क्या हो जाएगा, उत्पाद प्राप्त होगा। तो जो पहला है वो मंद होता है, दूसरा तीव्र होता है, इसलिए पहला जो है दर वही आपका पहला ही आपका जो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, यानी कि अपक्रिया की दर को निर्धारित करता है। दूसरा ये इसमें क्या होता है, केवल जो एल्किल हैलाइड है इसकी सांद्रता ही मायने रखती है, क्योंकि आप देख रहे हैं ये जो नाभिक रागी है वो दूसरे स्टेप में भाग लिया है और तीव्र है, तो तीव्र अपक्रिया से किसी भी अपक्रिया की दर निर्धारित नहीं होती है। तो जो अपक्रिया की दर है वो एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर ही निर्भर करती है
अतः ये अपक्रिया जो होती है वो प्रथम कोटि की अपक्रिया होती है ना। इसमें अपक्रिया की दर की क्रियाशीलता का जो क्रम है वो 3 डिग्री होता है, उससे कम 2 डिग्री का होता है, उससे कम 1 डिग्री का होता है, सबसे कम मेथिल हैलाइड का होता है। कारण क्या है, जितना ज़्यादा अस्थायी कार्बोकैटायन होगा उतना ही ज़्यादा जल्दी अपक्रिया संपन्न होगी। इसमें जब कारक होता है प्रतीप अथवा जो है अग्र दिशा से आगे से अथवा पीछे से भी आक्रमण कर सकता है, जबकि जब SN2 देखोगे उसमें हमेशा पीछे से ही आक्रमण करेगा। SN2 में क्या होगा, ये अपक्रिया एक ही पद में संपन्न होती है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले जो नाभिक रागी होता है वो बैक साइड से आक्रमण करता है और नाभिक रागी के साथ बंध का बनना और एल्किल हैलाइड का जो हैलाइड के साथ बंध का टूटना है एक साथ होता है, इससे मध्यवर्ती यौगिक बनता है और बाद में क्या होगा, ये आपका इन्वर्ट उत्पाद प्राप्त हो जाता है ना। इस प्रकार से ये अपक्रिया क्या होता है, इस यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल और एल्किल हैलाइड दोनों साथ भाग लेते हैं, इसलिए यह अपक्रिया द्विआण्विक होता है। इसलिए अपक्रिया की कोटि जो है वो द्वितीय कोटि की होती है। अपक्रिया की दर एल्किल हैलाइड और क्रियाधारक नाभिक स्नेही जो होता है दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। क्योंकि इसमें अपक्रिया जो नाभिक रागी होता है बैक साइड से आक्रमण करता है, जितना कम हिंड्रेंस होगा, जितना कम पीछे से घिरा होगा, उतना ही ज़्यादा अपक्रिया संपन्न तेज होगी। इसलिए जो 1 डिग्री होगा ज़्यादा क्रियाशील होगा, उससे कम 2 डिग्री, सबसे कम 3 डिग्री, और मेथिल हैलाइड जो होगा सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा। इसमें नाभिक रागी हमेशा पीछे से आक्रमण करेगा। कारण क्या है कि ये जो नाभिक रागी होगा उसके पास भी नेगेटिव चार्ज होता है और ये हैलाइड के पास भी नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए क्या है, ये बैक साइड से आक्रमण करता है। अगला है उड्स अपक्रिया। उड्स क्या है, उड्स फेटिस अपक्रिया, सॉरी। उड्स फेटिस में क्या होगा, एक आपको एल्किल हैलाइड लेना है, दूसरा एरिल हैलाइड लेना है। सोडियम डाईईथर की उपस्थिति में अगर गर्म किया जाएगा तो आपका ये योगात्मक उत्पाद देता है। एक तो एल्किल हैलाइड लें और दूसरा आप लें एरिल हैलाइड, है ना। इसको अगर आप गर्म करते हैं ड्राई ईथर की उपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो आपका ये योगात्मक उत्पाद देगा। क्या देगा, देखो इस प्रकार से आपका उत्पाद प्राप्त हो जाएगा, है ना। ध्यान रखिएगा। अगला है फिटिस अपक्रिया। फिटिस में क्या है, आपको केवल एरिल हैलाइड लेना है, एरिल यानी बेंजीन से लगा हुआ हैलाइड। इसको इसके जो भी अपक्रिया, जब भी आप अपक्रिया कराएं तो 2 अणु हमेशा लिखें, चाहे फिटिस अपक्रिया हो, चाहे वुड्स फिटिस अपक्रिया हो, चाहे वुड्स अपक्रिया हो, हमेशा आप 2 लिखें सोडियम के साथ में। तो क्या होगा, ये NaCl निकल जाएगा और बाकी ये दोनों अणु जो हैं वो जुड़ जाएंगे, दोनों के दोनों अणु जो हैं वो जुड़ जाएंगे, है ना। ये किसकी उपस्थिति में होगा, ड्राई ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगा, ध्यान रखिएगा। तो डाई एरिल है ना, डाई बेंजीन है, ये डाई एरिल उत्पाद प्राप्त होगा। अगला इटार्ड अपक्रिया। संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है आपको। इटार्ड अपक्रिया क्या होती है, कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में क्रोमिल क्लोराइड से जब अपक्रिया कराते हैं टायलिन की, तो ये जो बेंजीन में जो आपका मेथिल समूह लगा होता है ये ऑक्सीकृत हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है और बेंजोइक एसिड बना लेता है। क्या बना लेता है, बेंजोइक एसिड बना लेता है ना। एक क्रिया किसकी होती है, क्रोमिल क्लोराइड से होती है। किसकी उपस्थिति में होती है, CH2 या CCl4 की उपस्थिति में होती है ना। अगला गटरमैन काक क्रिया क्या होती है, इसमें बेंजील डिहाइड बनाने की प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है, निर्जल एल एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रक्रिया अम्लीय माध्यम से कराते हैं, जिससे और क्या लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड से उपचारित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बेंजीन लेते हैं, बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड और एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में प्रक्रिया कराते हैं, जिससे क्या होता है, पहला स्टेप ये आपका होगा। दूसरे स्टेप में अम्लीय माध्यम से अपचारित करते हैं तो आपका ये बेंजिल्डिहाइड प्राप्त होता है। बेंजिल्डिहाइड बनाने के लिए निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अम्लीय माध्यम में बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ उपचारित किया जाता है। ठीक है। अगला कैनिजारो। कैनिजारो में क्या होता है, ऐसी एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा नहीं होता है, वो तनु NaOH की उपस्थिति में क्या करते हैं, एक तो एल्कोहल बनाते हैं, दूसरा कार्बोक्सिलिक अम्ल का साल्ट बना लेते हैं। ठीक है, जैसे आपने फॉर्मेल्डिहाइड लिया।
HCHO लिया। अब इसमें कोई भी अल्फा H नहीं है, तो क्या होगा, एक तो ये मेथिनल बना लेगा, दूसरा मेथनोइक अम्ल बनाएगा, और मेथनोइक अम्ल से क्या बन जाएगा, इसका साल्ट बन जाएगा, सोडियम मेथनोएट बन जाएगा, है ना, HCOOH, क्योंकि NaOH की उपस्थिति में है, तो ये H यहाँ से गायब हो जाएगा और इसकी जगह पे क्या लग जाएगा, Na लग जाएगा, सोडियम मेथनोएट बन जाएगा। या पोटेशियम सोडियम का जो भी आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया, तो पोटेशियम के साथ में ये पोटेशियम मेथनोएट बन जाएगा, है ना। जैसे आपने बेंजीक अम्ल लिया, सॉरी बेंजिल्डिहाइड लिया, यहाँ भी अल्फा एच नहीं है, अल्फा स्थान ये है ना, अल्फा स्थान पर एच नहीं है, तो क्या होगा, समान ये भी अपक्रिया होगी ऐसे ही, ये आपका मेथिल अल्कोहल बनेगा और साथ में आपका सोडियम बेंजोएट, सोडियम क्या हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट प्राप्त होगा। ठीक है, अगला एल्डोल संघनन, है ना, जो कैनिजार होता है उसी का उल्टा, जिसके ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास अल्फा एच होते हैं, वह NaOH की उपस्थिति में, तनु NaOH की उपस्थिति में क्रिया करके जो है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं। देख लीजिए, जैसे हमने लिया HCHO, इनके पास अल्फा एच है, ये अल्फा स्थान है, इस पे एच है, तो जब भी आप जो है एल्डोल कराएं तो आप दो अणु लिखें, एक में आप क्या लिखें, कार्बोनिल समूह को ओपन करके लिखें, दूसरे में एक अल्फा एच ओपन करके लिखें। हमने आपको कई बार इस सब क्रिया को बताया है, एच को इस ऑक्सीजन के साथ में और इस कार्बन को इस कार्बन के साथ में लिखें ऐसे, है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, CH3COH CH और ये फिर CH2CHO, है ना, NaH की उपस्थिति में ऐसे हो जाएगा ये। फिर जब आप इसको गर्म कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड बन जाएगा, अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड बन जाएगा आपका, है ना। तो ये आपका हो गया एल्डोल संघनन। अगला है क्या होता है, जब बताना है आपको, क्या है, आपको बताना है कि एल्डिहाइड की क्रिया टालिन अपक्रमक से, है ना, तो एल्डिहाइड की क्रिया क्या किससे करानी है, एल्डिहाइड की क्रिया आपको टॉलिन अपक्रमक से करानी है, टॉलिन अपक्रमक से करवानी है। तो एल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड ले लीजिए आप, मान लीजिए हमने लिया CH3CHO, एल्डिहाइड टॉलिन अपक्रमक अमोनिकल सेलुलर नाइट्रेट होता है AgNO3NH4OH, क्या होगा, यहाँ पे सिल्वर मिरर प्रेशर प्राप्त होगा, और ये जो आपका एल्डिहाइड है वो ऑक्सीकृत हो जाएगा अम्ल में, और आपका सिल्वर प्राप्त होगा Ag, है ना, बात समझ में आई। ये सिल्वर मिरर टेस्ट भी होता कहलाता है ये। अगला क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड की अपक्रिया NaOH से, फॉर्मेल्डिहाइड ये अभी आपने कैनिजारो पढ़ा था आपने, HCHO, ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जिनके पास जो है अल्फा एच नहीं होता, इसके पास अल्फा एच नहीं है, तो क्या होगा, NaOH से अपक्रिया जब करेगा ये, तो एक तो ये क्या बनाएगा, मेथेनॉल बना लेगा, क्या बनाएगा, मेथेनॉल बना लेगा, और दूसरा क्या बनाएगा, दूसरा मेथनोइक अम्ल बनेगा, लेकिन मेथनोइक अम्ल रह नहीं जाएगा, वो सोडियम के साथ अपक्रिया करके सोडियम मेथनोएट बना लेगा या सोडियम फॉर्मेट बना लेगा, है ना। अगला, बेंजामाइड का अम्लीय जल अपघटन कराया जाता है तो क्या प्राप्त होगा, देखिए बेंजामाइड, ये बेंजामाइड जो है बेंजोइक अम्ल का भी उत्पन्न है, जब बेंजोइक अम्ल को अमोनिया से अपक्रिया कराते हैं तो बेंजामाइड प्राप्त होता है, तो जब इसका जलयोजन कराएंगे तो जलयोजन कराने पर फिर से पुनः अमोनिया और बेंजोइक अम्ल प्राप्त होगा। ठीक है, HOH का योजन कराना है। अब जब एच योजन का योजन कराएंगे तो क्या होगा, N पर जब तोड़ ब्रेक करेंगे इस बाण को, C बाण N को, नाइट्रोजन पर -चार्ज, कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा, तो आपको नाइट्रोजन की तरफ OH देना है, सॉरी नाइट्रोजन की तरफ आपको देना है प्लस वाला, यानी कि H+ देना है,
और ऑक्सीजन जो कार्बन की तरफ आपको OH देना है, तो आपका क्या बन जाएगा, एक तो आपका बेंजोइक अम्ल बन जाएगा, दूसरा अमोनिया बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये सेट नंबर 6 कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, और अगर कोई डाउट रह जाए तो ज़रूर पूछें, और अगर आपको अलग से कोई टॉपिक में समस्या है तो आप उस कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर उसके लिए सॉल्यूशन देंगे। फिर से एक बार वीडियो देखने के लिए प्रेम सहित बहुत बहुत धन्यवाद।